एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑल अबाउट एंथ्रोपोलॉजी। और आज के वीडियो में हम लोग जल्दी से सैम्पलिंग टॉपिक कवर करेंगे। ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में हमारे लिए पूछा जाता है। सो सेकंड पेपर में भी हमारे यहाँ रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक यूनिट है और फर्स्ट पेपर में भी है। सो ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत स्कोरिंग भी हो जाता है बिकॉज अगर आपको ये सैम्पलिंग पता है, अच्छे से कमांड है इस पर, तो आप फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में मार्क्स गेन कर सकते हैं। सो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर देखिए मैंने एक चार्ट बना रखा है सैम्पलिंग उसके टाइप्स का। मैंने यहाँ पर ज़्यादा कुछ लिख नहीं रखा है बिकॉज मेरा पर्पज़ है कि मैं कम टाइम में आपको ये सारा समझा सकूँ कि सैम्पलिंग क्या है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं और उसके सब टाइप्स कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख नहीं रखा, बस मेरा पूरा मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इसको जल्दी से जल्दी इजी वे में समझा सकूँ सो दैट कि आपको भी कभी इसको समझना हो तो आपको ये नहीं हो कि आप पूरी प्रॉपर नोट्स इसकी लेके बैठे हैं। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं कि सैम्पलिंग क्या है। तो सैम्पलिंग को समझने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी वो ये है कि आप अपने दिमाग में एक फल वाले को इमेजिन करिए और आप में से ज़्यादातर लोग फल वाले के पास गए होंगे फल लेने, या फिर सब्जी वाले के पास गए होंगे, बेसिकली फल वाले के पास ही मान लीजिए, या फिर मिठाई वाले के पास, और अच्छा एग्जाम्पल होगा। सो वहाँ जब आप जाते हो तो आप कहते हो कि मुझे फल चाहिए, मान लीजिए आपको एप्पल चाहिए, और आप कहते हो कि एप्पल कैसे दिया, उसने कहा कि मान लीजिए 100 रुपये 1 kg, ठीक इतने में है। सो आपने कहा कि आपका एप्पल कैसा है, इतना महंगा भी दे रहे हो और अच्छा नहीं हुआ तो उसने कहा कि लीजिए आप मेरा एक एप्पल जो है उसको टेस्ट कर लीजिए, एक एप्पल टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद आप लीजिए। सो ये एक एप्पल जो वो आपको दे रहा है, ये क्या दे रहा है, ये अपने पूरे एप्पल का एक सैंपल आपको दे रहा है ना। आप सैंपल की क्या कर रहे हो, टेस्टिंग कर रहे हो कि अच्छा वो आपको एक एप्पल दे रहा है, ये आपका क्या है, सैंपल है। इसके थ्रू आप जो 1 kg एप्पल लेंगे उसका आप एक क्या लगा रहे हो, एक आइडिया लगा रहे हो कि अच्छा हाँ एक एप्पल आप खाओगे और आप कहोगे नहीं चलो तुम्हारा सही है एप्पल, दे दो मुझे 1 किलो दे दो, या फिर आपको ज़्यादा अच्छा लगे तो कहोगे अच्छा ठीक है 2 किलो दे दो। ठीक है, सो यहाँ पर ये एक एप्पल आपका क्या हो गया, सैंपल हो गया, ऐसा सैंपल हो गया जिसके बेसिस पे आपने उसके सारे एप्पल्स की एक आइडिया लगा लिया कि ये इसके सारे एप्पल कैसे होंगे। सो यही सेम चीज़ होती है जब हम लोग रिसर्च करते हैं। सो रिसर्च में हम, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो सकती है जहाँ हम रिसर्च कर रहे हैं, सो हम पूरी पॉपुलेशन पर तो रिसर्च कर नहीं सकते बिकॉज वहाँ वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाएगी, उसके लिए ज़्यादा बजट चाहिए, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या किया जाता है कि हम भी पॉपुलेशन का क्या लेते हैं, एक सैंपल लेते हैं। जैसे उसने सारे फल का एक एप्पल से पता लगाया, वैसे ही हम लोग अपनी ये जो इतनी लार्ज पॉपुलेशन इसका क्या लेते हैं, एक सैंपल लेते हैं और उस सैंपल को स्टडी करके एक जनरलाइज वे में अपना रिजल्ट वो प्रेजेंट करते हैं कि अच्छा ये हमने सैंपल पे स्टडी की है, सो ये पूरे पॉपुलेशन पे ये चीज़ लागू होती है। ठीक है, क्योंकि आप उस पॉपुलेशन के जितने भी, मान लीजिए इस पॉपुलेशन में मेल हैं, फीमेल हैं, ठीक है, आप मान एक लार्ज चाइल्ड है, तो आप सबकी स्टडी करके सब में से थोड़ा थोड़ा लेके अपना सैंपल बनाया है और उस सैंपल के बेसिस पे आप अपना रिजल्ट बता रहे हो। ओके, देखिए जो सैम्पलिंग की इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है जो फर्स्ट पेपर में भी पूछी जाती है, जैसे पूछा गया है कि गुड एंड हार्ट की डिफिनीशन पूछी गई है। ठीक है, इनकी डिफिनीशन पूछी गई और इनकी बहुत फेमस डिफिनीशन है। इन्होंने क्या कहा था, सैम्पलिंग क्या है, स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लार्जर होल। मतलब जब आप लार्जर होल का एक स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वही क्या है, सैम्पलिंग है। ठीक, सो ये बहुत फेमस डिफिनीशन, ये बार बार एग्जाम में पूछी भी जाती है। यंग की डिफिनीशन बहुत फेमस है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। यंग ने क्या कहा था, मिनिएचर पिक्चर ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ इंटायर ग्रुप। मतलब इंटायर ग्रुप का जब हम एक मिनिएचर पिक्चर दिखाते हैं तो वही क्या है, सैम्पलिंग है। ठीक, सो ये दोनों डिफिनीशन आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए रिलेटेड और जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे सैंपल साइज, सैंपल यूनिट, सैंपल फ्रेम।
सो सैम्पल साइज़ क्या है कि आप ये कहा जाता है कि जब भी आप जिन लोगों की स्टडी कर रहे हो, आइडियली जो है अगर आपकी सैम्पल साइज़ लार्ज है सो वो ज़्यादा रिलायबल होगी। सो सैम्पल साइज़ लार्ज होनी चाहिए। और एक चीज़ जो दिमाग में रखनी वो ये है कि हो सकता है आपसे कभी पूछ लिया जाए असर्शन रीजन में कि अगर आपकी ज़्यादा हेट्रोजीनस पॉपुलेशन है, ठीक है, सो आपका जो सैम्पल साइज़ है अगर हेट्रोजीनस पॉपुलेशन ज़्यादा है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, हेट्रोजीनस पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो जो आपके सैम्पल होगा वो बिगर होगा, बिगर सैम्पल साइज़ होनी चाहिए, बिगर सैम्पल साइज़ होनी चाहिए। मतलब अगर आपकी पॉपुलेशन में बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि केवल ऐसी होमोजीनस मतलब जहाँ एक जैसे लोग हों, होमोजीनस मतलब जहाँ एक जैसे लोग हैं, मान लीजिए केवल मेल ही उस गांव में रहते हैं, लेकिन आप ऐसे गांव की स्टडी कर रहे हैं, ऐसे विलेज की स्टडी कर रहे हैं जहाँ मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, चाइल्ड, अलग अलग तरह के लोग हैं। सो अगर आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा हेट्रोजीनस है तो आपको अपना सैम्पल की साइज़ क्या रखनी है, बिगर सैम्पल साइज़ होनी चाहिए। ओके, सो ये चीज़ ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर जितना आपका सैंपल लार्ज होगा उतना आपका जो रिजल्ट है वो ज़्यादा रिलायबल होगा। उसके बाद देखिए सैंपल यूनिट की बात आती है, सैंपल यूनिट और सैंपल फ्रेम, ये दोनों टॉपिक में जब रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन मैंने जो सॉल्व कराए हैं उसके अलग से वीडियो है, उस पर मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पर मैं एक जरा सा आपको आइडिया दे रही हूँ कि सैंपल यूनिट क्या होती है कि आप जिसकी स्टडी कर रहे हो, और सैंपल फ्रेम जहाँ से आप ये सैंपल लेते हो। मतलब मान लीजिए आपको एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट्स की स्टडी करनी है, सो आप एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट्स की स्टडी कहाँ से इनके बारे में डेटा लोगे, यूनिवर्सिटीज़ से लोगे, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, मान लीजिए DU है, उसके बाद फिर AU है, जहाँ पर भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी है। सो इन सब जगह जहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट है वहाँ से आप लोगे ना ये सारे बच्चों के डाटा की, एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट्स। सो ये और ये यूनिट क्या हो गई, आपके जो स्टूडेंट्स हैं एंथ्रोपोलॉजी के, सो ये क्या हो गई सैम्पलिंग यूनिट, और आप इनके बारे में जहाँ से डेटा ले रहे हो ये क्या हो गया सैम्पल फ्रेम। ठीक है, और अच्छे से मैं ये आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं आए हो तो मैं ऑलरेडी उस वीडियो में समझा चुकी हूँ, तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हो। चलिए, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई, बेसिक चीज़ें जो पता होनी चाहिए कि सैम्पलिंग क्या है। मैंने आपको बता दिया कि जब आप रिप्रेजेंटेशन, स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लार्जर होल, जब आप लार्जर होल को एक स्मॉल रिप्रेजेंटेशन को, जैसे मैंने आपको फल का एग्जांपल दिया कि आप पूरा फल लेने से पहले एक सेब टेस्ट कर रहे हो और उसके बेसिस पे आप बता रहे हो कि हाँ पूरा फल बहुत अच्छा है, सो वो क्या हो गया सैम्पलिंग हो गया। अब देखिए सैम्पलिंग जो होती है वो दो टाइप की हो जाती है, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो जाती है और दूसरी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो जाती है। जैसे इसका नाम ही है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और यहाँ पर क्या है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। मतलब ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या हो रहा है देखिए, सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को और क्या कहते हैं, रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। मतलब इसमें जितने भी इंडिविजुअल हैं उनके पास इक्वल चांस है कि वो सेलेक्ट हो सकते हैं, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन है, ऑफ सिलेक्शन। मतलब ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये कोई पॉपुलेशन है, उसमें ये ढेर सारे लोग हैं, सो इनमें से हर किसी के पास इक्वल चांस है कि किसी को भी सेलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, रैंडमली आप किसी को भी पिक कर सकते हो कि आप मेरा सैंपल हो, आप मेरा सैंपल हो, इसको ले लिया। ये हर किसी के पास चांस है कि आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक, जहाँ इक्वल चांस ऑफ क्या हो सिलेक्शन हो वो क्या हो जाता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो जाती है, इसको रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। अच्छा, अगर पॉपुलेशन होमोजीनस है, अगर पॉपुलेशन हाईली होमोजीनस है, सो उसके मेंबर्स के पास तो और चांसेस होते हैं सेलेक्ट, सब हर कोई एक ही जैसा है, हर कोई मान लीजिए मेल ही है इस पॉपुलेशन में, तो आप ज़्यादा चांस है कि आप किसी को भी ले लोगे ना। सो ये चीज़ क्या है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होती है कि इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन होता है सैंपल में। ठीक, अब देखिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स देखते हैं, 1 सेकेंड। सो देखिए इसका जो पहला टाइप है वो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, जैसे इसका नाम ही, मैंने आपको बताया ना रैंडम, किसी को भी आप सेलेक्ट कर लो। सो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को जैसे मैंने आपको बताया कि रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं। सो यहाँ पर ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, मतलब वही सेम चीज़ यहाँ पर है कि इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन है, आप किसी को भी रैंडमली पिक कर सकते हो। इसी वजह से इस सैम्पलिंग को और क्या क्या कहते हैं, यहाँ नोट कर देती हूँ। सो फर्स्ट है सिंपल रैंडम ना। सो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें भी इक्वल चांस है, आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। सो इस वजह से इसको फिश बाउल या फिर लॉटरी, इसको लॉटरी और फिश बाउल सैम्पलिंग भी बोलते हैं। बिकॉज देखिए फिश बाउल में क्या होता है, ऐसे बाउल रहता है और इसके अंदर ढेर सारी चिट्स होती हैं और किसी भी चिट्स को कोई भी उठा सकता है। मतलब
इक्वल चांस है कि कोई भी चिट उठाई जा सकती है, हर चिट का इक्वल चांस है। लॉटरी में भी ये क्या होता है, किसी की भी लॉटरी लग सकती है, सबके पास इक्वल चांस है। सो इस वजह से रैंडम सैम्पलिंग को फिश बाउल सैम्पलिंग या फिर लॉटरी सैम्पलिंग कहते हैं। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का ही ये पहला पार्ट है, सिंपल रैंडम, मतलब इसमें हर किसी के पास इक्वल चांस है टू बी सेलेक्टेड। तो सेलेक्ट होने के हर किसी के पास इक्वल चांस है, इसी वजह से। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि रैंडमली किसी को भी पिक किया जा सकता है, इसी वजह से इसको फिश बाउल या फिर लॉटरी सैम्पलिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सैम्पलिंग जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में है वो है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है, देखिए मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे। सो सेकेंड है हमारा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग या फिर स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग आप बोल सकते हो। यहाँ मैं आर भी लिख दे रही हूँ, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। सो देखिए स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि मान लीजिए इसमें इसका यूज़ ज़्यादातर करा करते हैं जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हेट्रोजीनस होती है, ओके। और ऐसी जगह पे क्या होता है कि पॉपुलेशन को अलग अलग स्ट्रेटा में डिवाइड किया जाता है, ओके। सो क्या कि मान लीजिए पॉपुलेशन हेट्रोजीनस है, मतलब एग्जाम्पल लेते हैं एज की। आप ऐसी जगह स्टडी कर रहे हो जहाँ पर अलग अलग एज के लोग हैं, ओके। तो मान लीजिए कुछ एज ऐसे बच्चे हैं जो 5 to 10 ईयर्स के हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो 20 से 30 के एज के लोग हैं, और कुछ है जो 50 से 60 के बीच में है। सो आप क्या करोगे इसमें कि आप अलग अलग इनका क्या बना लोगे, एक स्ट्रेटा में इनको डिवाइड कर लोगे। सो पहले स्ट्रेटा में ये लोग आ गए जो 5 to 10 ईयर्स के हैं। 1 सेकेंड, मैं और आसान आपके लिए कर रही हूँ ये चीज़। सो ये आपका फर्स्ट स्ट्रेटा है और इसमें वो बच्चे आएंगे जिनकी एज 5 to 10 ईयर्स है, 5 to 10। सेकेंड स्ट्रेटा आप बनाओगे, इसमें जैसे स्ट्रेटिफाइड ना, देखिए अलग अलग स्ट्रेटा बन रहे हैं, ओके। इसमें वो लोग आएंगे जो जिनकी एज 20 से 30 के बीच में है। और थर्ड स्ट्रेटा जो है इसमें वो लोग आएंगे या सो इसमें क्या है 50 to 60 की। सो आपने क्या किया है, अपनी जो आपकी पॉपुलेशन कैसी पॉपुलेशन जो हेट्रोजीनस पॉपुलेशन थी, आपने इसको क्या किया, अलग अलग स्ट्रेटा में बांट लिया है। सो ये 5 to 10 वाले अलग हो गए, 20 to 30 वाले अलग हो गए और 50 to 60 वाले अलग हो गए, ठीक। सो इस ऐसे स्टडी के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको प्रायर जो है वो इन्फॉर्मेशन हो आपकी पॉपुलेशन के बारे में, कि आप जिस पॉपुलेशन की स्टडी करने जा रहे हो आपको एक आइडिया हो कि अच्छा हाँ इसमें अलग अलग एज ग्रुप के लोग रहते हैं, जो कि यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग में आपको नहीं थी। रैंडम सैम्पलिंग में क्या था कि आपको जरूरी नहीं कि आपको पॉपुलेशन की पहले से जानकारी हो, ठीक, क्योंकि आप इसमें रैंडमली पिक कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्योंकि पॉपुलेशन हेट्रोजीनस है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से आपको यहाँ पर एक प्रायर इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है कि अच्छा अलग अलग लोग यहाँ पर अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं या फिर अलग अलग जेंडर के लोग हैं। जैसे अब मैंने यहाँ पर बताया है, तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो कि अच्छा मेल हैं ये फीमेल्स हैं, और सॉरी एक सेकेंड एज ग्रुप के हिसाब से सेट करती हूँ। सो ये हो जाएंगे चाइल्ड हैं और ये फीमेल्स हैं और ये मेल हैं, ठीक। सो आपने क्या किया है, अलग अलग स्ट्रेटा में इनको डिवाइड कर दिया है। वन मोर थिंग जो आपको यहाँ पर जानना ज़रूरी है, अगर आप देखोगे सो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में अगर आप एवरी स्ट्रेटा को देखोगे, सो ये वाला जो स्ट्रेटा है, 1 सेकेंड, सो देखिए ये स्ट्रेटा जो फर्स्ट स्ट्रेटा है ये होमोजीनसली अंदर से अगर आप देखोगे इंटरनली तो ये सारे सेम हैं, सारे 5 ईयर्स के हैं। ऐसे आप यहाँ पर भी देखोगे ये भी होमोजीनियसली सेम है क्योंकि इन सब की एज या फिर जेंडर दो सब सेम है। ये सारे क्या है, चाइल्ड हैं, ये सारे फीमेल्स हैं और ये सारे मेल। सो ये क्या है, अगर आप इनको देखोगे तो ये सारे जो हैं इंटरनली जो है वो होमोजीनस है, इंटरनली एक जैसे हैं, सारे एक ही एज के हैं। लेकिन अगर आप इनको बाहर से देखोगे तो ये तीनों क्या है, अलग अलग हैं। ये मेल है, ये मेल का स्ट्रेटा है, ये फीमेल का स्ट्रेटा है और ये चाइल्ड का। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में अगर आप इंटरनली देखोगे सो सारे स्ट्रेटा क्या होते हैं, वो आपस में होमोजीनस होते हैं। लेकिन आप एक्सटर्नली बाहर से देखोगे सो एक मेल है, एक फीमेल है और एक चाइल्ड है। एक 5 to 10 ईयर्स का, एक 20 to 30, एक 50 to 60 है। सो ये हेट्रोजीनस होते हैं, ओके।
सो आई होप आपको समझ में आ गया कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, जब हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होती है सो उसको क्या करते हैं, हम अलग अलग स्ट्रेटा में डिवाइड कर लेते हैं और डिवाइड करने के बाद फिर उसकी स्टडी, उसमें से सैंपल पिक करते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है अच्छा हाँ, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में एक चीज़ जो आपको और पता होनी चाहिए कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में भी दो टाइप हो जाते हैं, प्रोपोर्शनेट और डिसप्रोपोर्शनेट। वेयर आई शुड राइट या सो इसमें भी दो टाइप्स हो जाता है स्ट्रैटिफाइड में भी। एक हो जाता है प्रोपोर्शनेट और दूसरा हो जाता है डिसप्रोपोर्शनेट। सो प्रोपोर्शनेट में क्या होता है कि आप हर स्ट्रेटा का जो है प्रोपोर्शन जो है वो प्रॉपर डिवाइड करके रखते हो, एक इक्वल प्रोपोर्शन देते हो। मान लीजिए आपके पास आपके सैम्पलिंग जो ये साइज़ थी ये 200 है, सो 200 में आपने डिवाइड कर रखा है कि मेल कितना होगा, फीमेल कितना होगा और चाइल्ड कितने होंगे। आपने बता दिया कि यहाँ पर 200 में इसको 300 कर लेते हैं। सो 100 मेल है, 100 फीमेल है और 100, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, इक्वल प्रोपोर्शन में आपने हर स्ट्रेटा पे अपना सैंपल साइज फिक्स किया। लेकिन डिसप्रोपोर्शनेट में मान लीजिए यहाँ पर 300 है, सो आपने एक को मान लीजिए 100 दे दिया, दूसरे को 200 दे दिया और फिर इधर 100 दे दिया, तो यहाँ पर क्या किया है आपने, प्रोपोर्शन डिसप्रोपोर्शनेट हो गया है। ठीक, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जो है इसका जैसे नाम ही है वैसे ही है भी, मतलब कि अभी तक रैंडम सैम्पलिंग में हम लोग क्या करते थे, रैंडमली किसी को भी पिक कर लेते थे ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में आप सिस्टमैटिकली अपने सैंपल को सेलेक्ट करोगे, मतलब एक रेगुलर इंटरवल पे। इसमें क्या होता है, जो सैंपल होता है उसको एक रेगुलर इंटरवल पे आप सेलेक्ट करते हैं। मतलब आपने पहले मान लीजिए 2 नंबर को सेलेक्ट किया, देन आप 4, देन 6, देन 8वें नंबर पे 2 इंडिविजुअल होगा उसके, मतलब आप एक रेगुलर इंटरवल पे जब अपने सैंपल को सेलेक्ट करते हैं तो उसको सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहते हैं। जैसे कोई 10th नंबर पे था, फिर आपने 20, फिर 30, देन 40, सो गैप क्या है, हमेशा 10 का है ना गैप, मतलब आप हर 10th इंडिविजुअल को क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, रेगुलर इंटरवल पे nth इंडिविजुअल को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक, सो ये है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। नेक्स्ट है क्लस्टर सैम्पलिंग। चलिए क्लस्टर सैम्पलिंग को डिस्कस करते हैं। 1 सेकेंड। सो देखिए क्लस्टर सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में अभी आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो मैं कोशिश करूंगी कि ऐसे समझाऊं कि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। देखिए क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप किसी डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट जो विलेजेस हैं उसकी स्टडी कर रहे हैं, विलेज 1, विलेज 2, 1, 2 और 3। ठीक, आप ये 3 विलेजेस की स्टडी कर रहे हैं। सो आप इसमें क्या करेंगे, इन 3 विलेजेस के, मान लीजिए आपने पहला जो अपना क्लस्टर बनाया उसमें विलेज 1 के मेल, फीमेल और चाइल्ड आपने लिए, ये विलेज 1 का हो गया। सेकेंड या सो ये विलेज 1, देन विलेज 2 का भी आप ऐसे कर लोगे, मेल, फीमेल, चाइल्ड, विलेज 2, देन इधर मेल, फीमेल, चाइल्ड, विलेज 3। सो यहाँ पर आपने क्या किया है, एक क्लस्टर तैयार किया है अपने सैंपल का पर विलेज, और अब ये आपका क्या है, सैंपल है, अब आप इसकी स्टडी करोगे। ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए अगर आप इसको देखोगे तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता था, हम लोग जो सैंपल लेते थे तो उसमें जो स्ट्रेटा रहता था उसमें हर स्ट्रेटा में होमोजीनस, इंटरनली होमोजीनस रहते थे, मतलब पहले में जैसे मेल था, दूसरे में फीमेल था, तीसरे में चाइल्ड था, तो इनका आपस में सारे मेल ही इसमें होते थे, सारे इसमें फीमेल ही होते थे, सारे चाइल्ड होते थे। लेकिन क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या है, ये इंटरनली क्या है, हेट्रोजीनस है, मेल फीमेल चाइल्ड, लेकिन आप जब इसको एक्सटर्नली देखोगे, बाहर से देखोगे तो तीनों गाँव में आपको क्या देगा, एक होमोजीनस आपको आपका सैंपल दिखेगा। ठीक, सो अगर डिफरेंस पूछा जाए कि क्लस्टर सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में, इसी वजह से मैं दोनों को यहीं आपको बता रही हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ मैं लिख रही हूँ 1 सेकेंड, कि जो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होता है जिसमें आप स्ट्रैटा में डिफाइन बांटते हो अपनी सैंपल को, सो उसमें क्या होता है, वो लोग इंटरनली, वो सैंपल जो होता है वो इंटरनली क्या होता है, होमोजीनस होता है, बट एक्सटर्नली क्या होता है, हेट्रोजीनस होता है। एग्जाम्पल देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, मेल का हमने एक स्ट्रैटा बनाया था, फीमेल का एक बनाया था, चाइल्ड का एक बनाया था, तो ये इंटरनली क्या है, सारे मेल है इसमें, मतलब होमोजीनस है, सारे फीमेल हैं
और सारे चाइल्ड है, लेकिन आप बाहर से देखोगे तो ये 3 अलग अलग हेट्रोजीनस है। मेल ये स्ट्रेटा, ये स्ट्रेटा, ये स्ट्रेटा अलग है। लेकिन अब यहाँ पर जब ये देखिए, यहाँ पर मैंने लिख भी रखा था, लेकिन अब यहाँ पर अगर हम क्लस्टर सैंपलिंग की बात करेंगे, सो क्लस्टर सैंपलिंग में क्या हो रहा है कि आप यहाँ पर ये जो आपका सैंपल है ये इंटरनली क्या है, हेट्रोजीनस है, लेकिन एक्सटर्नली क्या है, होमोजीनस है। मतलब अगर आप इसको बाहर से देखोगे, यहाँ देखिए, यहाँ अगर आप इसको बाहर से देखोगे तो ये आपको बाहर से क्या दिखेगा, होमोजीनस है। एक मतलब हर विलेज में आपने मेल फीमेल चाइल्ड ले रखा है, मेल फीमेल चाइल्ड, मेल फीमेल चाइल्ड। लेकिन अब अगर आप इसमें इंटरनली देखोगे तो आपके इस ग्रुप, आपके सैंपल में मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, चाइल्ड, मतलब इंटरनली क्या है, ये अलग अलग है। लेकिन बाहर से देखोगे तो तीनों सैंपल क्या है, एक्सटर्नली क्या एक जैसे हैं। ओके, सो ये डिफरेंस है स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर सैंपलिंग में, आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि एग्जाम में अगर पूछा जाए तो कन्फ्यूजन ना हो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया। ओके, क्लस्टर सैंपलिंग में हम क्या करते हैं, क्लस्टर्स बनाते हैं अलग अलग। सैम्पलिंग है, इसके क्लस्टर सैम्पलिंग के 3 टाइप्स हो जाते हैं। पहला हो जाता है 1 स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग, देन 2 स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग एंड देन मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग। देखिए, क्लस्टर सैम्पलिंग मैंने आपसे बताया कि हम एक ग्रुप बना लेते हैं, लेकिन अब 1 स्टेज में क्या होता है कि आप इसमें से आपके जो क्लस्टर आपका बना हुआ है, आप इसको एक ही स्टेज पर, इसमें से आप इंडिविजुअल्स को क्या कर रहे हो, आपके जो काम है आप उनको चूज़ कर रहे हो, आपका ग्रुप बन गया। लेकिन सेकेंड स्टेज में यही चीज़ आप 2 स्टेज तक आप अपना चूज़ करोगे। लेकिन मल्टी स्टेज जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है, उसमें क्या होता है, देखिए सबसे अच्छा इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको कहीं ऐसे स्टडी करनी है, मान लीजिए एक आईफोन एप्पल कंपनी है और वो ये पता करना चाहती है कि उसका जो आईफोन है ये स्मार्टफोन्स की परफॉर्मेंस क्या है अक्रॉस इंडिया वो पता करना चाहती है कि स्मार्टफोन्स की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है उसकी। ठीक, अब वो क्या करेगी इसमें कि सबसे पहले वो क्या करेगी, इंडिया को अलग अलग सिटीज़ में डिवाइड करेगी। सिटी नंबर 1, 2, 3 उसने अलग अलग सिटीज़ में अब इसमें से अब उन सिटीज़ को चूज़ करेगी जिसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन है। मान लीजिए 3 सिटी उसको मिल गई, ये जो मैंने बना रखा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर उसको 3 सिटीज़ मिल गई। वो 3 सिटी क्या हैं, एक दिल्ली है, एक मुंबई है और एक कोलकाता है। सो सबसे पहले इंडिया में सिटीज़ में भी वो सिटी जिनकी पॉपुलेशन जहाँ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा। अब इसमें भी वो क्या चूज़ करेगी, वो उन लोगों को चूज़ करेगी जो स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, जिनके पास ये एप्पल का फ़ोन है, जिनके पास आईफोन जो यूज़ कर रहे हैं। ठीक, उसमें से भी वो देखेगी कि कौन ज़्यादा टाइम यूज़ करता है। तो आप देखें इसमें क्या करें, अलग अलग स्टेजेस पे आप अपने क्लस्टर्स को धीरे धीरे अपने सैंपल को चूज़ करते हुए डिवाइड करते हुए आ रहे हैं। तो यही क्या कहलाता है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग हो जाती है। ठीक, मतलब आप अपने क्लस्टर में भी धीरे धीरे डिवाइड करते चूज़ करते नीचे आ रहे हैं। मतलब आपके पास मान लीजिए शुरू में ABCDEF ऐसे आपका क्लस्टर था। अब इसमें से आपको ज़रूरत केवल किसकी पड़ी, सेकेंड स्टेज पे BCD की पड़ी, E की पड़ी। देन आपको अगले स्टेज पे किसकी पड़ी, केवल CDE की पड़ी। देन आपको अगले स्टेज पे केवल C और D की पड़ी और देन फाइनली आपको केवल E की पड़ी और आपको पता लग गया। ठीक, सो जब हम ऐसे अलग अलग स्टेजेस पे अपनी सैंपल की स्टडी करते हैं तो उसको मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग बोला जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सैम्पलिंग अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जैसे इसका नाम ही है, नॉन प्रोबेबिलिटी और नॉन रैंडम, मतलब इसमें आप सैंपल को अपने रैंडमली सेलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि रिसर्चर जो है वो अपनी विल के अकॉर्डिंग, जैसे उसको ज़रूरत है उसकी रिसर्च की, उस हिसाब से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से क्या करेगा, अपने विल के अकॉर्डिंग वो अपने सैंपल को क्या करेगा, चूज़ करेगा। ओके, सो इसमें भी 4 टाइप हैं, कन्वीनियंस, पर्पसिव, कोटा और स्नोबॉल। ओके, सो पहले हम लोग जो पहला सैम्पलिंग डिस्कस करेंगे वो है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। सो देखते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग इसको और क्या बोलते हैं, इसको 1 सेकेंड, इसको और क्या बोलते हैं, इसको एक्सीडेंटल या फिर
हैप्पजार्ड या फिर एक्सीडेंटल सैम्पलिंग बोलते हैं। और ये चीज़ शायद फर्स्ट पेपर में पूछी भी जा चुकी है, किसी फर्स्ट पेपर में आ भी चुका है कि कन्वीनियंट सैम्पलिंग को और कौन सी सैम्पलिंग बोलते हैं, तो कन्वीनियंट सैम्पलिंग को एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी बोलते हैं। देखिए कन्वीनियंट सैम्पलिंग जैसे इसका नाम ही है, इसका मतलब भी वही है कि जब रिसर्चर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने डेटा को कलेक्ट करे। जैसे मान लीजिए इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, मान लीजिए कोई एनजीओ अपना इस्टेब्लिश करना चाहता है, ठीक इम्पोर्टेंट अपने आसपास की 10 सिटीज़ में क्या करना चाहता है, एक एनजीओ शुरू करना चाहता है। तो वो क्या करेगा, जो उसके ऑफिस के पास की जो 10 सिटीज़ हैं वहाँ से अपना सैंपल ले, वहाँ पर अपनी वहाँ पर स्टार्ट करे। सो ये क्या कर रहा है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपना डेटा सेलेक्ट कर रहा है कि हाँ इन्हीं 10 सिटीज़ से डेटा लूँगा क्योंकि ये मेरे ऑफिस के पास हैं। या फिर जैसे क्या होता है, जैसे टीवी इंटरव्यूज़ जो होते हैं आजकल, टीवी इंटरव्यूज़ के जो स्ट्रीट इंटरव्यूज़ होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो रिपोर्टर होता है वो बस माइक लेकर बाहर स्ट्रीट पे चला जाता है और फिर उसके कन्वीनियंस के हिसाब से उसको जैसे लगता है कि हाँ ये पर्टिकुलर इंसान अट्रैक्टिव है, ये कैमरा पे या फिर ये इस टॉपिक के बारे में जानता होगा, उससे जब डेटा ले तो वो क्या हो जाती है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो जाती है। मतलब जैसे देखिए इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि इसमें क्या हो रहा है कि आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जैसे मान लीजिए आप कहीं रिसर्च करने जा रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं अच्छा ये पर्टिकुलर जो एरिया है यहाँ पर आप मान लीजिए हिंदी स्पीकिंग है, तो क्या यहाँ पर हिंदी स्पीकिंग लोग मिल जाएंगे ना, यहाँ पर इन लोग को हिंदी आती है, ठीक। सो या फिर ये जो एरिया है ये मेरे घर के पास है, घर के नज़दीक है। तो इस हिसाब से जब हम अपनी डेटा सैंपल को सिलेक्ट करते हैं सो उसको क्या बोलते हैं, उसको कन्वीनियंस सैम्पलिंग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट सैम्पलिंग जो हमें डिस्कस करनी है वो है पर्पसिव सैम्पलिंग। सो नेक्स्ट सैम्पलिंग जो है वो है पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग को जजमेंटल सैम्पलिंग भी बोलते हैं, जजमेंटल सैम्पलिंग भी बोलते हैं। सो ये दोनों नाम याद कर रखिएगा कि कन्वीनियंस को एक्सीडेंटल और पर्पसिव को जजमेंटल सैम्पलिंग बोलते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। अब पर्पसिव सैम्पलिंग में क्या है कि आप इसका भी देखिए नेम ही वैसा है रखा गया है, पर्पस, आप अपने पर्पस के अकॉर्डिंग सैंपल यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं, किसी को भी नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि नॉन रैंडम सैम्पलिंग है ना, नॉन रैंडम है, हमेशा दिमाग में देखिए रखिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप किसी को भी रैंडमली नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, आपका जो पर्पस है आप उस हिसाब से सेलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप किसी फीमेल विमेन ओरिएंटेड या फिर फीमेल ओरिएंटेड आप कोई स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, आप केवल क्या करेंगे, विमेंस को ही तो सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आप मैटरनल हेल्थ पे स्टडी कर रहे हैं किसी एरिया में, ओके, इस पे कर रहे हैं मैटरनल हेल्थ पे। सो आप इसमें अपने पर्पस के हिसाब से अपने सैंपल को सेलेक्ट करेंगे ना। ऐसी औरतों को लेंगे जो प्रेग्नेंट होंगी, डॉक्टर्स को लेंगे आपके सैंपल में होंगे, या फिर और मान लीजिए उस एरिया की जो बर्थ अटेंडेंट हैं उनको लेंगे, एएनएम को लेंगे ना। मतलब आपकी सैम्पलिंग कैसी हो जा रही है, आपकी पर्पसिव सैम्पलिंग, आप अपने पर्पस, आपकी जो रिसर्च है उस हिसाब से आप अपने सैंपल को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, पर्पसिव सैम्पलिंग बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट सैम्पलिंग जो है वो है कोटा सैम्पलिंग, पहले कोटा ही है तो पहले कोटा डिस्कस कर लेते हैं। कोटा सैम्पलिंग, देखिए ये जो नॉन रैंडम सैम्पलिंग है ना, इनके नेम बहुत सही रखे गए हैं, जैसे जो इनका मतलब है वही इनका नाम भी है। सो कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, यहाँ पर ना आपके सैंपल का आप शुरू से ही एक कोटा फिक्स कर रखते हो कि मैं इसमें ना 30% मान लीजिए मैं मेल लूँगा, 40% मेरे सैंपल में फीमेल्स होंगी, और उसके बाद फिर कितना हुआ, और फिर 30% मैं क्या करूँगा, चिल्ड्रन लूँगा। मतलब आपने पहले से क्या कर रखा है, कोटा फिक्स कर रखा है। कहते नहीं कोटा है, रिजर्वेशन को बहुत लोग कहते हैं कोटा, इनको कोटा है, बहुत लोग रिजर्वेशन के लिए कोटा वर्ड भी यूज़ करते हैं। सो कोटा का मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है सैम्पलिंग में कि आपने क्या रखा है, कोटा फिक्स करके रखा है, आपने एक परसेंटेज फिक्स करके रखा है कि आप अपने सैंपल में इतना ही % लोगे, ठीक है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट जो सैम्पलिंग है वो है स्नोबॉल सैम्पलिंग। सो ये भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। स्नोबॉल, इसका नाम ही जैसे है, इसको दिमाग में रखना है। बॉल क्या होती है, बॉल को हम लोग फेंकते हैं तो ढनक जाती है ना, तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि रिसर्चर जो है बेचारा ढनकता रहता है एक जगह से दूसरे जगह। सो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आप रिसर्चर हैं, ये रिसर्चर है, अब इसको किसी चीज़ के बारे में डेटा चाहिए, तो ये अपने ईगो के पास गया, या फिर जो भी जिसके साथ इसका रैपो इस्टेब्लिश हुआ है, इसे
इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास गया ये, या फिर नई जगह गया है डेटा कलेक्ट करने, तो इसको 2 इंडिविजुअल मिले और इसने बताया कि मैं ना मान लीजिए किसी टॉपिक पे मैं रिलीजन पे स्टडी कर रहा हूँ, ठीक, या फिर हाँ रिलीजन पे स्टडी कर रहा हूँ, रिलीजन एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो ये इंडिविजुअल कहेंगे कि मुझसे क्या पूछ रहा है, मेरे गांव का वो जो पुरोहित है ना उसको बहुत पता है इस बारे में, उसके पास जाओ। तो ये क्या करेगा, इसको इसके पास भेज देगा। देखिए यहाँ पर भी ना क्या हो रहा है, रिसर्चर ढनक रहा है बेचारा, यहाँ इसके पास आया। अब मान लीजिए ये कहेगा कि मैं ना, मेरे पास तो, मैं तो अभी नया नया पुरोहित बना हूँ, अब तुम ना इस इंडिविजुअल के पास जाओगे, ये पुराना पंडित का पुजारी, मंदिर का पुजारी था, इसको ज़्यादा और आइडिया है यहाँ के रिलीजन के बारे में। इस पर्टिकुलर मान लीजिए कोई विलेज है, इसके रिलीजन के बारे में, यहाँ के फेथ बिलीफ सिस्टम के बारे में इस इंडिविजुअल को बहुत पता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो रिसर्चर है उसको क्या किया जा रहा है, हाँ बॉल की तरह, जैसे मैंने आपको बताया कि बॉल की तरह वो यहाँ से यहाँ, फिर इस इंडिविजुअल ने इसको यहाँ भेजा, फिर इसने यहाँ भेजा, मतलब जब रिफ़र करके इसको रिफ़र किया जा रहा है कि आप यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ आपको डेटा मिलेगा। सो इस सैम्पलिंग को क्या बोलते हैं, सैंपल जब उसको मिलता है, उसका जो जिसके थ्रू उसको डेटा मिलेगा, सो उसको क्या बोलते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग बोलते हैं। सो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ जो एक रिस्पॉन्डेंट है वो दूसरे रिस्पॉन्डेंट के पास भेज रहा है, जो कि इस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी स्टडी, ये जो रिसर्चर है आपका, इसकी स्टडी के लिए मैं इसको बताया और इसने कहा कि आपकी स्टडी के लिए ज़्यादा सही डाटा, ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा ऑथेंटिक डाटा आपको ये इंडिविजुअल दे पाएगा, ठीक है। सो इस वजह से इस सैम्पलिंग को और क्या बोलते हैं, इसको चेन सैम्पलिंग भी बोलते हैं, ओके। सो जब एक रिस्पॉन्डेंट क्या कर रहा है, दूसरे रिस्पॉन्डेंट के बाद रिफ़र कर रहा है, ठीक, रिफ़र कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको चेन सैम्पलिंग भी बोलते हैं और स्नोबॉल भी सैम्पलिंग। दिमाग में रखना, बॉल की तरह रिसर्चर ढनक रहा है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक, ओके। सो ये हो गया हमारा सैम्पलिंग सारा, और आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसको दिमाग में एक दो बार ये चार्ट बना लीजिए तो एकदम आपको दिमाग में आपके फीड हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी में सिंपल, रैंडम, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक और क्लस्टर हैं। और यहाँ पर देखिए एस वाले ज़्यादा हैं, एसएससी का एग्ज़ाम होता है ना, तो यहाँ पर ट्रिपल एस दिमाग में रखना है, ट्रिपल एससी, ठीक। यूपी ट्रिपल एससी एक एग्ज़ाम होता है, तो आपको यहाँ पर ट्रिपल एससी याद कर लेना है। ट्रिपल एस और सी है किसमें, प्रोबेबिलिटी में, और नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या है, जैसे नेम रखे गए हैं, इसमें आपको इसमें अपने दिमाग में रखना है कि अच्छा नॉन प्रोबेबिलिटी में जो नाम है वही उसका मतलब है, इस कन्वीनियंस के हिसाब से, पर्पस के हिसाब से कोटा रखा है, और स्नोबॉल मतलब बॉल जैसा टर्न, ये किस में है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में है, ओके। सो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मैम एकदम समझ में आया, और ये ज़रूर वीडियो देखिएगा पूरी, क्योंकि ये फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।